प्रोटॉन अफिनिटी, प्रोटॉन अफिनिटी। देखिए प्रोटॉन अफिनिटी Pa, इससे क्या मतलब है? लेटिस एनर्जी के बेसिस पर हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो समझना इसका मतलब क्या है, बेटा बातें मत करो, ठीक है ना। तो देख प्रोटॉन अफिनिटी Pa, प्रोटॉन अफिनिटी क्या होती है? लेटिस एनर्जी के बेसिस पर हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें, देखो NH3 प्लस HCl, देखो NH4Cl, ये बनेगा। देखो ये गैस होती है, ये गैस है और ये सॉलिड हो गया। इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो है। देख प्रोटॉन अफिनिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई भी एनाइन है, ये हो गया A-, और इससे किसी प्रोटॉन का एडिशन हो, मतलब यहां पर बने जैसे AH या मैं कह दूं HA, तो क्या होगा कि एक A9 पर H+ का एडिशन हो रहा है, या किसी भी स्पीशीज पर मान ला, जैसे मान के चलो कि NH3 है, NH3 पर H+ का एडिशन हुआ, H+ का एडिशन हुआ पर यहाँ पर ये बनेगा NH4+ बनेगा ना। तो कहने का मतलब ये कि जब किसी स्पीशीज पर प्रोटॉन का एडिशन होता है तो उस दौरान जो भी परिवर्तन होता है एनर्जी में, वो प्रोटॉन अफिनिटी होती है। वही क्या होती है? प्रोटॉन अफिनिटी। तो प्रोटॉन अफिनिटी का मतलब क्लियर हो गया होगा। प्रोटॉन अफिनिटी का मतलब है कि जब किसी स्पीशीज पर हाइड्रोजन जुड़ता है, H+ जुड़ता है, तो उस दौरान होने वाला एनर्जी परिवर्तन ही क्या होता है? प्रोटॉन अफिनिटी होता है। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है ना। अब देखो जैसे प्रोटॉन अफिनिटी, इसके अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे प्रोटॉन अफिनिटी की? तो देखो ध्यान देना, जैसे इस रिएक्शन की मैं बात करता हूं, इस रिएक्शन के दौरान NH3 HCl से रिएक्शन करके NH4Cl बनाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये रिएक्शन डायरेक्ट थोड़ी होगी। देखो रिएक्शन कैसे होगी, जैसे यहाँ पर तो HCl बॉन्ड है ना, तो सबसे पहले तो बॉन्ड टूटेगा, तो इसके लिए बॉन्ड तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर बनेगा H+Cl। ध्यान देना H+Cl- नहीं बनेगा, क्या बनेगा? H और Cl, क्योंकि हमेशा ध्यान देना कि अपन बॉन्ड ब्रेकिंग थर्मल एनर्जी के द्वारा करते हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो एक्चुअली उस दौरान क्या होता है, जो बॉन्ड क्लीवेज होता है बेसिकली होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। जब हाई टेम्परेचर अपन देते हैं तो हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड क्लीवेज होमोलाइटिक होता है, मतलब इस तरह से होता है। जैसे AB बॉन्ड है तो यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज इस तरह से होगा, यहाँ पर बनेगा A रेडिकल प्लस B रेडिकल, ठीक है ना। या तो देखो एट हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर, या मैं कह दूं इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स, तो हाई टेम्परेचर पर अपन बॉन्ड ब्रेकिंग करें या फोटॉन्स के द्वारा करें तो बेसिकली क्या बनते हैं? रेडिकल्स बनते हैं। फिर रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल्स। समझ में आ गया होगा सबको? तो यहाँ पर के आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन से ये बना, लेकिन ये रिएक्शन में भाग थोड़ी लेगा। देखो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, H+ इलेक्ट्रॉन देगा, तो भाई यहाँ पर Ip की रिक्वायरमेंट होगी, ये गैस बन गया, ठीक है ना, गैस। इसी तरह से इसकी बात करें, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इधर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो यहाँ पर भाई जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये A- गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, ये एज इट इज गैस अपन ने ले लिया, यहाँ पर तो कुछ नहीं किया, जैसा जैसा ही, ठीक है ना। अब ये H+ और अमोनिया आपस में जुड़कर अमोनियम बना लेंगे, जैसे यहाँ पर बना रखा है। ये दोनों क्या मिला बना लेंगे? अमोनियम आयन। तो यहाँ पर ये होगा, देखो NH4+ गैस प्लस Cl-, का कुछ नहीं किया अभी, ठीक है ना। तो एज इट इज है, जो रिएक्शन हुई है इन दोनों के बीच हुई है, तो प्रोटॉन इस पर ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी में चेंज होगा उसको बोलेंगे प्रोटॉन अफिनिटी। अब देखो ये इसके कोरेस्पोंडिंग गैसेस साइन हो गए ना, ये आपस में मिलकर ये बनाएंगे, तो इसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी, इसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना। तो कुल मिला के यहां से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो ना। तो देखो डेल्टा H इक्वल क्या होगा? डेल्टा H इक्वल, देखो डेल्टा H इक्वल, देखो ध्यान देना D प्लस
Ip प्लस Ea प्लस Pa प्लस U। अब मान लो आपको इस पूरे प्रोसेस के लिए सब कुछ दे दिया जाए, आपको डेल्टा H दे दिया जाए, D दे दिया जाए, Ip दे दिया जाए, Ea दे दिया जाए और U दे दिया जाए, तो Pa की कैलकुलेशन होगी नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। तो इसके द्वारा अपन प्रोटॉन अफिनिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेशन के अपने दो मेथड की बात करी थी। देखिए एक तो थ्योरेटिकल है, जब थ्योरेटिकल जिसमें बॉन्ड लैंडे इक्वेशन की अपन बात करेंगे, और एक एक्सपेरिमेंटल कौन सा है? बॉन्ड हेबर साइकिल। जो अभी चल रहा था वो बॉन्ड हेबर साइकिल ही है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड हेबर साइकिल से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, समझ में है ना। बॉन्ड हेबर साइकिल के द्वारा आप प्रोटॉन अफिनिटी की भी कैलकुलेशन कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। कोई डाउट तो नहीं ना। अब देखो लेटिस एनर्जी कैलकुलेशन का जो सेकंड मेथड है वो कौन सा है? थ्योरेटिकल मेथड। पहले इसको नोट कर लो, एक बार इसको नोट कर लो। हो गया? हाँ कर लिया ना सबने, है ना। तो किसी को कोई डाउट है कि इसमें? नहीं, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा प्रोटॉन अफिनिटी आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे ना। और इसका मतलब क्या होता है प्रोटॉन अफिनिटी का? जब किसी स्पीशीज पर प्रोटॉन का एडिशन होता है तो उस दौरान जो भी एनर्जी में परिवर्तन होगा वही क्या होगा? प्रोटॉन अफिनिटी होगा। समझ में आ रहा है ना। देखो ये मेथड फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, बॉन्ड हेबर साइकिल। अब देखो मेथड सेकंड है, तो लेटिस एनर्जी कैलकुलेशन का मेथड सेकंड कौन सा है? देखो मेथड सेकंड है बॉन्ड लैंडे इक्वेशन। तो देखो लेटिस एनर्जी में सेकंड मेथड की बात करेंगे। लेटिस एनर्जी इसी में फर्स्ट मेथड अपन ने कर ही लिया था, अब सेकंड मेथड है। देखो मेथड सेकंड है बॉन्ड लैंडे इक्वेशन। ठीक है ना, बॉन्ड लैंडे इक्वेशन। ये कर लिया ना सबने, हो गया ना यहाँ तक। देखो बॉन्ड लैंडे इक्वेशन के बेसिस पर भी हम लेटिस एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, देखो समझना आप। देखो बॉन्ड लैंडे इक्वेशन U इक्वल माइनस Na Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 1 माइनस 1 बाई N, ये होता है लेटिस एनर्जी। समझ में आ रहा है ना। तो देखो लेटिस एनर्जी का फॉर्मूला हो गया U इक्वल माइनस Na Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R, है ना, R है, ध्यान देना ये R है ना, R ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन N, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इन टर्म का क्या मतलब है, देखो समझना। जो यहाँ पर U है, U तो मतलब आपको पता है इसे लेटिस एनर्जी होगा, लेटिस एनर्जी, समझ में आ रहा है ना। देखो Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता है ना सबको, क्या होती है? 6.023 इंटू 10 के पावर 23। यूनिट क्या होती है? मोल इनवर्स पर मोल होता है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट Z प्लस Z माइनस, देखो ये चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, लेकिन विदाउट साइन काम में लेते हैं। यहाँ पर यू नहीं, जैसे किसी पर +2 है या -2, यू मानो जैसे सपोज करो क्रिस्टल है MgCl, तो आपको ये नहीं लेना कि यहाँ पर +2 और यहाँ पर -1, ऐसे नहीं लेना। विदाउट साइन है, आपको डायरेक्टली लेना है 2 और 1 ऐसे, ठीक है ना। तो ये है देखो चार्ज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस,
लेकिन आपको कैसे काम में लेना है ये? विदाउट साइन, विदाउट साइन, विदाउट साइन। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक? नहीं ना, विदाउट साइन आपको ये काम में लेना है। देखो नेक्स्ट ई, ए का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसे मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सबको पता होगा कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। आप ईएससी में भी देख सकते हैं 4.8020 × 10⁻10 ईएसयू पढ़ रखा है ना, लेकिन यहां पर आपको वैल्यू इसी में काम में लेनी है। समझ में आ रहा है? देखो ए का मतलब मेडिलिंग कांस्टेंट, देखो मेडिलिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट। देखो ध्यान देना, इसकी जो ए की वैल्यू होती है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। देखो आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है ना, और उसका ज्योमेट्री पैटर्न क्या है, उसकी पैकिंग एक्चुअली किस तरह से हुई है उस पर डिपेंड करता है। तो देख इट इज डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस एंड ज्योमेट्री पैटर्न, ज्योमेट्री पैटर्न, ठीक है ना, इस पर ये डिपेंड करता है। इसकी भी कैलकुलेशन हो जाती है, अभी उससे अपन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखो यहां पर नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट इसको ले लेते हैं पहले एन का मतलब बॉन्ड एक्सपोनेंट, एन का मतलब बॉन्ड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। देखो बॉन्ड एक्सपोनेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। देखो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है नहीं आता? देखो नेक्स्ट, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं। यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ये इनर्ट गैसेज ले ली, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है ना। अब आपको जैसे एन की वैल्यू देख रहे हैं, देखो हीलियम के लिए एन की वैल्यू 5, फिर कंटिन्यू करना है आपको 5, 7, यहाँ पर हो गया 5, 7, 9, 10 और 12, ये होती है। ध्यान देना 5, 7, 9, 10 और 12 होती है। अब देखो आप इसको कैसे काम में लोगे समझना आप। जैसे सपोज करो हमने लिया NaCl क्रिस्टल, हमने कौन सा क्रिस्टल ले लिया? NaCl। इसमें कौन कौन सा आयन है? इसके अंदर Na+ है और Cl- है या नहीं? और देख Na+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का हो गया। देखो N की वैल्यू की बात करें तो नियॉन के लिए N की वैल्यू कितनी है? 7 है, N = 7। और आर्गन की बात करें तो N की वैल्यू 9 है। तब आपको तो आर्गन की भी, आपको तो इसकी भी नहीं चाहिए और इसकी भी नहीं चाहिए, आपको तो NaCl के लिए रखनी है ना। तो देखो आप क्या करोगे, इसके लिए NaCl के लिए जो N की वैल्यू देखोगे वो एवरेज होती है। देखो 7 + 9/2 इक्वल कितना रखोगे आप? 8 रखोगे। समझ में आया ना कैसे रखना है? जो आयंस है उनके लिए बॉन्ड एक्सपोनेंट की जो भी वैल्यू होगी आप उसका क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लो, जिसमें उस क्रिस्टल के लिए बॉन्ड एक्सपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? देखो यहां पर नेक्स्ट क्या है? आर है ना, आर का मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आर का मतलब क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये आर का मतलब होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो सपोज करो अपन NaCl की बात करें, NaCl में भाई अपन को पता है Na+ है और Cl- है, ठीक है ना। Na+ के लिए रेडियस R+ हो गई, Cl- के लिए रेडियस R- हो गई। ये रेडियस की बात करें अपन, आयनिक रेडियस हो गए ना। तो देखो यहाँ पर जो R होगा, R का मतलब है एक्चुअली R+ + R-, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना ये क्या है? दोनों के न्यूक्लियर के बीच की डिस्टेंस, मतलब एक तरह बॉन्ड लेंथ है, ये मानो। समझ में आ रहा है? अब आयनिक कंपाउंड है तो बॉन्ड लेंथ की अपेक्षा ज्यादा सही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलना होगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या किसी को?
नहीं क्लियर है यहां तक सबके? ये हो गया। देखो यहां पर है, देखो एप्सिलॉन नॉट। देखिए वैक्यूम परमिटिविटी बोलते हैं इसको, वैक्यूम परमिटिविटी देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल 8.854 इंटू 10 के पावर -12 देखो फेराडे पर मीटर। देखो ध्यान देना, ये फेराडे है, ठीक है, इसका मतलब फेराडे है और ये है मीटर। तो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वैक्यूम परमिटिविटी, फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10 के पावर -12 फेराडे पर मीटर। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है ना। तो जब बॉर्न लैंडे इक्वेशन है, इसमें कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। एक बार देख लो, इधर देख लो सभी, Na एवोगाड्रो नंबर, Z प्लस Z माइनस चार्ज ऑन कैटायन एंड एनाइन विदाउट साइन आपको साथ में काम में नहीं लेना। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। A क्या है? ए है मेडलिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री पैटर्न पर। देखो 4 पाई ये तो पता है इसे सबको। देखो एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी वैल्यू कितनी होती है? 8.854 इंटू 10 के पावर -12 फेराडे पर मीटर। देखो आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, एन बॉन्ड एक्सपोनेंट, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इसकी वैल्यू किसके लिए कितनी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन के लिए 5, 7, 9, 10 और 12 होती है। किसी क्रिस्टल के लिए वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जो आयंस के लिए होगी उसका आप एवरेज निकाल लो। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आ रहा है सबको? यहां तक कर लो नोट पहले। हो गया यहां तक? किसी को डाउट है क्या? नहीं तो ये जितनी भी टर्म यहाँ पर लिखी हुई है सबका मतलब क्लियर है ना। अब देखो बॉन्ड लैंडे इक्वेशन से दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नहीं तो एक तो यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनते हैं, ठीक है ना, और डायरेक्ट लेटिस एनर्जी के जो ऑर्डर है उनका क्वेश्चंस भी यहाँ से बनता है। तो देखो ध्यान देना, न्यूमेरिकल तो अपन से कोई नहीं पूछेगा, नेट में नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ अगर IIT जेम की इनकी बात करते हैं तो वहां पर आ जाते हैं, ठीक है ना, नेट में नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन जो ऑर्डर के क्वेश्चन है वो अपन को आने चाहिए। ऑर्डर का मतलब है कि आपको 2-3 कंपाउंड दे दिए, आयनिक कंपाउंड, और आपसे उनके लेटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले जाए, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे? देखो समझना, देखो लेटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल, देखो Z प्लस Z माइनस है या नहीं? चार्ज जितना ज्यादा होगा भाई लेटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी ना, होगी ना। चार्ज ज्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो लेटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल, देखो लेटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल Z प्लस Z माइनस, लेटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल A, लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। देखो चार्ज का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है भाई। जो चेंज होगा ना उसी को देखना है, बाकी तो कांस्टेंट है। देखो जो और चेंज क्या हो रहा है? बॉन्ड एक्सपोनेंट, ये भी तो चेंज हो रहा है, अलग अलग क्रिस्टल में अलग अलग होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो देखो n, अब n की अगर बात करें, सपोज करो अगर n ज्यादा है, पहले पूरा लिख देता हूं मैं, देखो 1 - 1/n के प्रोपोर्शनल है या नहीं है? अब देखो अगर ये ज्यादा है, n यदि ज्यादा होगा तो n ज्यादा होगा तो 1 - n कम होगा, ये कम होगा तो आपको कम माइनस करना पड़ेगा, कम माइनस करेगा तो वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब n बढ़ने पर भी ये बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है यार, ठीक है ना। अब देखो यहां से जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करने होते तब अपने ये सारे फैक्टर्स काम में नहीं आते, बेसिकली अपने को ये देखना है, ठीक है ना। तो अपना मेन टारगेट है एक्चुअली क्या है? चार्ज। तो देखो चार्ज जितना ज्यादा होगा लेटिस एनर्जी उतनी ही
ज्यादा होगी। तो देखो लेटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो होता है, देखो ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, बाईवैलेंट, बाईवैलेंट, देखो मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट कंपाउंड्स। इस तरह से अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो ट्राईवैलेंट, बाईवैलेंट, मोनोवैलेंट कंपाउंड, इस तरह से अपन को यहाँ पर देखना है। समझ में आ रहा है इन सबको, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, ट्राईवैलेंट का मतलब है जैसे +3 -3, बाईवैलेंट का मतलब जैसे +2 -2, मोनोवैलेंट का मतलब +1 -1, इस टाइप का कंपाउंड। जैसे यहाँ पर अपन एग्जांपल देखें, आपको देखना है जैसे लैटिस एनर्जी U, इसका ऑर्डर आपको देखना है। अब देखो केस ये जैसे AlPO4, देखो भाई Al+3 PO4 -3 है या नहीं, Al+3 +PO4 -3, इसका मतलब यही होगा ना। देखो नेक्स्ट केस ले लिया जैसे MgSO4, देखो इसका थोड़ा आप Mg+2 +SO4 -2, Mg+2 +SO4 -2 होगा नहीं होगा। देखो ये देखिए अपन जैसे NaCl, इसका मतलब हो गया Na++ Cl-। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। तो देखो ये यहाँ पर हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो कि ट्राईवैलेंट, बाईवैलेंट, ऐसा भी हो सकता है कि एक पर +2 है, एक पर कम है चार्ज, है ना, तो भी आप अरेंज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिख दिया, देखो AlPO4, ये तो एज इट इज रहने दिया, Al2SO4 Na3PO4, यहाँ पर MgCl2 और NaCl। आपको सपोज करो इन कंपाउंड को लेटिस एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो चार्ज देखो आप, यहाँ पर +2 +3 यही है, यहाँ पर देखो +3 -2 है या नहीं, यहाँ पर देखो +1 -3 है या नहीं, यहाँ पर देखो +2 -1, यहाँ पर +1 और -1। समझ में आ रहा है इन सबको। जब आप लेटिस एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले चार्ज देखो, ज्यादा से ज्यादा चार्ज, सबसे ज्यादा +3 आ रहा है, इधर तो कम हो ही गया +3। अब +3 कॉमन हो गया ना, तब देखो नेगेटिव पे चार्ज है, यहाँ पर माइनस है ना, -3 और -2, ज्यादा कहां पर हुआ, यहाँ पर हुआ ना। यहाँ पर देखो +3 -3, यहाँ पर +3 -2 है, ज्यादा यहाँ पर भाई लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी हो गई। तो देखो लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, नंबर डाल देता 1 2 3 4 और 5, लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, 1 की। अब यहाँ पर देखो +3 -2, जबकि यहाँ पर +1 -3, देखो यहाँ पर +2 -1 +1 -1, तो यहाँ पर देखो +3 यहाँ पर -3, तो बराबर हो गए चार्ज। साइन मत देखना, आप वैल्यू देखना, +3 -3 बराबर हो गया ना। लेकिन यहाँ पर देखो -2 यहाँ पर +1, कम कहां पर आ रहा है, इधर वाले में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब आप +3 -2 ज्यादा हो रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो हो रहा है ना, तो लेटिस एनर्जी ज्यादा सेकंड की होगी। फिर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो इसमें तो +2 है, जबकि इसमें -3 है, ये तो कॉमन हो ही गया, इसका लेटिस एनर्जी ज्यादा 3 की होगी। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखिए आप +2 यहाँ पर +1 आ रहा है, -1 तो कॉमन आ रहा है, तो 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा। तो लेटिस एनर्जी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। देखो लेटिस एनर्जी आयनिक करैक्टर के प्रोपोर्शनल होती, किसी कंपाउंड की लेटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगी उसमें आयनिक प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, कोवेलेंट प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। समझ में आ रहा है ना। तो देखो हमेशा आपको देखना लेटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल आयनिक करैक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट करैक्टर। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को कोई डाउट है क्या? लेकिन एक बात हमेशा ध्यान देना, आप यहां से केवल लेटिस एनर्जी के ही क्वेश्चन सोल्व करना। लेटिस एनर्जी का मतलब लेटिस एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करवाई जाए नहीं करवाई जाए इस तरह के, बाकी यहां से आप और क्वेश्चन सोल्व करना ही मत।
और क्वेश्चन कहां से सॉल्व करोगे? फाजान्स रूल से। ध्यान देना, आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए आप बेसिकली फाजान्स रूल अप्लाई करना, इसको अप्लाई मत करना। इसको सिर्फ किसके लिए अप्लाई करना है? केवल लैटिस एनर्जी के ऑर्डर देखने लिए, बाकी पर आप इसको अप्लाई मत करना। किसी को कोई डाउट है क्या अब तक? नहीं ना, समझ में आ रहा है इन सबको? तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व करना है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, अपन को ये भी पता है कि जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन मैं बता रहा हूं, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले जो तरीका बता रखा है ना उसी से करना। इससे आप कुछ भी सॉल्व मत करना, केवल और केवल क्या सॉल्व करना है? लैटिस एनर्जी के अरेंजमेंट, बाकी सॉल्व करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यहां तक नोट कर लो पहले, देखो कर ले सबने। हाँ हो गया, यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं समझ में आ रहा है सबको ये? तो किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा एक बात और ध्यान देना, अपन ने देखो सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी ना। अब सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी तो वहां पर अपन ने देखा था कि आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होती है, होती भी वास्तव में। और ये भी अपन ने देखा था कि आयनिक कंपाउंड की ज्यादा होती है, मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और ये रिलेशन आपको बता रहा है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा कब होगा? जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, लैटिस एनर्जी जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन जैसे जहां से सॉल्व करने का तरीका बता रखा है ना, आप उसी को अप्लाई करना, अदरवाइज कंफ्यूज होगे, क्वेश्चन गलत और हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो एक बात ध्यान देना, एक्चुअली दो तरह की एनर्जी की बात करते हैं। देखो समझना, आप ये कर रखा है, सबने कर रखा है ना। देखो यहाँ पर अपन एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि होता क्या है। देखो थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हम वाटर के अंदर NaCl या किसी आयनिक कंपाउंड को डाल दे तो क्या होगा? वाटर के अंदर हम NaCl या किसी आयनिक कंपाउंड को डाल दे तो क्या होगा? देखो समझना, जैसे ये वाटर हो गया, इसके अंदर ऊपर से हमने सपोज करा NaCl डाल दिया। NaCl की एक पर्टिकुलर लैटिस एनर्जी होगी, नहीं होगी? होगी, इसकी जो भी लैटिस एनर्जी होगी तो सही ना। और वाटर के अंदर इसको डालते क्या होगा कि अपन को पता है NaCl वाटर के अंदर कंप्लीट डिजोल्व हो जाता है ना। और इसके अंदर कौन कौन से आयन है? Na+ और Cl-। और अपन को ये भी पता है कि जो वाटर है, वाटर पोलर नेचर का होता है। डाइपोल मोमेंट का मतलब तो समझ में आएगा सबको, ठीक है ना। पोलर नेचर का होता है ये। देखो इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, नहीं होगा? होगा ना। तो देखो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी इसकी वो इस तरह से होती है। देखो समझना कि OH H पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। देखो ये जो पॉजिटिव है इससे तो बॉन्डिंग हो जाएगी अपने नेगेटिव की, Cl- की, और ये इस तरह से समझ में आ रहा है ना। और जो नेगेटिव है इससे बॉन्डिंग हो जाएगी Na+ की। करने का मतलब है कि वाटर केटाइन और एनाइन दोनों के साथ ही बॉन्डेड हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो देखो बॉन्डिंग के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अपन को पता है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मान लिया बॉन्ड है, इसको तोड़ोगे तो एनर्जी की आवश्यकता होगी ना। तो इसका जस्ट अपोजिट, जब बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी तो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, होगा ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है एक तरह से, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं? एनर्जी रिलीज होती। तो इस प्रोसेस के कारण क्या होता है कि जो प्रत्येक केटाइन है Na+, वो भी वाटर के साथ बॉन्डेड हो जाता है इस बॉन्डिंग के द्वारा, इस तरह से OH2। ये समझ में आ रहा है सबको, है ना? ऐसा कोई तो नहीं जिसके नहीं आ रहा समझ में, नहीं है ना ऐसा कोई? चलो देख, हाँ हाँ उसमें पढ़ा था ना, जर्नल इनऑर्गेनिक में, उसमें जर्नल फिजिकल में ना, ठीक है। तो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री में कर रखे थे बने बात, देख लो पहले। देखो इस प्रत्येक केटाइन किसके साथ एसोसिएट हो जाता है? वाटर के अंदर। इसी तरह से प्रत्येक एनाइन भी किसके साथ एसोसिएट हो जाता है? वाटर के साथ। यहाँ पर बस बॉन्डिंग ये होगी, ठीक है ना। HOH इस तरह से यहाँ पर बॉन्डिंग होगी, HOH
अब एक बात समझना यहाँ पर, देखो एक्चुअली ये तो फिक्स है कि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है, एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक डाइपोल, आयन डाइपोल अट्रैक्शन भी होता है, और वो सब लिखा रखा है मैंने जनरल फिजिकल में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और आयन डाइपोल अट्रैक्शन है, ये डाइपोल और ये आयन, ठीक है ना। और इस बॉन्डिंग के दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल है एक तरह से प्रोटॉन दे रहा है, मतलब यहाँ पर वाटर की ब्रोन स्टेट एसिडिटी शो हो रही है, वाटर के क्या शो हो रही है यहाँ पर, ब्रोन स्टेट एसिडिटी। मतलब जब वाटर किसी एनाइन के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब एक तरह से किसी एनाइन के साथ वो इंटरेक्शन करता है, तो वाटर ब्रोन स्टेट एसिड की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पर वाटर एक तरह से इसको लोन पेयर दे रहा है, तो वाटर जब किसी केटाइन के साथ इंटरेक्शन करता है तो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह, लुईस बेस की तरह। तो ये सब मैंने लिखा रखा है जनरल फिजिकल में, ठीक है ना। अभी केवल मुझे ये बताना है कि जब आप आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तो डिजोल्व करने पर इस तरह की बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, देखो रिलीज एनर्जी, उसी एनर्जी को अपन कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, समझ में आ रहा है ना। और यदि सॉल्वेंट वाटर है तो उसी को अपन हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, क्लियर है नहीं। तो भाई एक तो केस हो गया अपने पास हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा इससे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, और एक केस हो गया अपने पास लैटिस एनर्जी का, ठीक है ना। अब देखो लैटिस एनर्जी तो क्या है, जब कोई क्रिस्टल कोरेस्पोंडिंग आयन से बनता है, ध्यान देना, जब कोई क्रिस्टल कोरेस्पोंडिंग गैसेस आयन से बनता है तो उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी, समझ में आ रहा है। और जब किसी क्रिस्टल को हम किसमें, इसके अंदर डालते हैं, डालने पर सॉल्वेशन होगा, इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी है या नहीं। तो देखो ध्यान देना भाई, जैसे ये देखो आपकी Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस है, ये मिलकर बना रहे NaCl सॉलिड, ये मिलकर बना रहे NaCl सॉलिड। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या है, लैटिस एनर्जी है या नहीं। अब देखो अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, देखो NaCl सॉलिड, इसको मैंने दी लैटिस एनर्जी, तो क्या बनेगा, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, ये बने नहीं बने। अब इसको डाला पड़ने वाटर के अंदर, तो डालते इनका क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, समझ में आ रहा है ना। और इसको यदि वाटर में डाल देता हूं मैं, इसको वाटर के अंदर डालता हो तो भी यही बनेगा, तो भी यहाँ पर क्या बनेगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि भाई इसको वाटर में डालोगे तो पहले तो क्रिस्टल इसी में जाएगा, इसमें जाकर फिर सॉल्वेशन होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है ना भाई, ये तो टोटल तो हो गई हाइड्रेशन एनर्जी, है या नहीं। अब इस हाइड्रेशन एनर्जी के दौरान ही सबसे पहले तो क्रिस्टल टूटता है, फिर उसका सॉल्वेशन होता है। करने का मतलब है कि हाइड्रेशन एनर्जी यदि सॉल्वेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी यदि लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तब ये क्रिस्टल टूट पाएगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। भाई इस यहाँ पर आप एनर्जी थोड़ी दे रहे हो अलग से इसको तोड़ने के लिए। भाई मैंने क्या कहा, जब आप NaCl को डायरेक्ट इसमें डालते हो तो पहले तो आयंस में टूटेगा, तो इसके लिए तो इतनी एनर्जी की आवश्यकता है ना। तो क्या आपको यहाँ पर एनर्जी दे रहे हो खुद अलग से, आपने तो कुछ नहीं किया, इसको डाल दे इसमें, आप थोड़ी दे रहे हो एनर्जी, दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे ना। तो इसका मतलब है किसी प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वही इसको तोड़ने में भी काम में आ रही है, वही इसको तोड़ने में भी काम में आ रही है। इसका मतलब इसको तोड़ने में कौन सी एनर्जी काम में आ रही है, हाइड्रेशन एनर्जी काम में आ रही है। अब यदि हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से कम होगी तो क्या क्रिस्टल टूट पाएगा, नहीं टूट पाएगा। तो डिजोल्व NaCl थोड़ी हो रहा है, डिजोल्व तो Na प्लस Cl माइनस हो रहा है। तो जब ये क्रिस्टल इसमें टूटेगा ही नहीं तो डिजोल्व कैसे होगा। लेकिन यदि ये हाइड्रेशन एनर्जी ये इस लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या है कि ये ज्यादा एनर्जी है ना, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये क्रिस्टल टूट जाएगा, इसमें टूटते ही सॉल्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है कोई क्रिस्टल इस सॉल्वेंट में तभी डिजोल्व होता है, ध्यान देना मैंने क्या बोला, कोई क्रिस्टल किसी सॉल्वेंट में तभी डिजोल्व होता है जब हाइड्रेशन एनर्जी
लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम है तो क्रिस्टल सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। मतलब आप डालोगे वो नीचे दिखने लग जाएगा, डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ पर तो हो गया भाई हाइड्रेशन एनर्जी, और इधर चलोगे तो लैटिस एनर्जी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो समझना, यदि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो क्रिस्टल डिजोल्व होगा। ठीक है ना। देखो साल्ट डिजोल्व इन वाटर, समझ में आ रहा है ना। और यदि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम या उसके बराबर भी हो तब भी डिजोल्व नहीं होगा। देखो साल्ट नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो साल्ट वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कब डिजोल्व होता है कब नहीं होता। अब देखो अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है भाई, लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी नहीं होगी? और आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा है भाई, लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी ना। और आयनिक कंपाउंड ज्यादा डिजोल्व होते हैं, जबकि वहां तो अपन अपोजिट लिख रखा है, आयनिक कंपाउंड की तो सॉल्युबिलिटी कोवेलेंट से ज्यादा है। और वास्तव में ये भी सही। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सॉल्युबिलिटी की क्वेश्चन हो ना तो आपको कुल मिलाकर वहां से सॉल्व करना है, यहां से सॉल्व नहीं करना। यहां से आप इन कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रख सकते हो कि कोई कंपाउंड वाटर के अंदर तभी डिजोल्व होगा जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो। दूसरा, आप लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन यहां से आप बिल्कुल भी सॉल्व मत करना। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना। दूसरे अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें एक बात और ध्यान देना। देखो फॉर्मूले में क्या था, U प्रोपोर्शनल Z प्लस Z माइनस इनवर्सली प्रोपोर्शनल R नीचे आ रहा है ना। तो अगर दोनों वेरी करे ना तो आपको डोमिनेंट चार्ज को मानना है। ठीक है ना भाई। यहां पर देखो U प्रोपोर्शनल Z प्लस Z माइनस इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, ये फॉर्मूले से अपने लिख लिया। डोमिनेंट क्या होगा? डोमिनेंट क्या होगा? चार्ज होगा ना। डोमिनेंट चार्ज है इस पर R पर डोमिनेंट। क्लियर है ना। तो क्लियर हो गया होगा लैटिस एनर्जी का क्या मतलब है और इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को, है ना। करो नोटिस को देखो।